अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर है, बाइडेन नहीं लड़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव। देश और पार्टी हित में फैसला लिया, यह कहा है बाइडेन ने ऐलान करते वक्त। और अमेरिका में नवंबर में होने वाले हैं राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। जो बाइडेन अब रेस से बाहर हो गए हैं और आपको बताएं कि इस बात के कयास लगाए जा रहे थे पार्टी के अंदर से भी, उनके जो सहयोगी हैं वो कई बार कह चुके थे कि बाइडेन इस पर फैसला लें, और अंततः देखिए जो बाइडेन ने फैसला लिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और देखिए बड़ी खबर क्या है, TV9 की ग्लोबल खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। TV9 ने 48 घंटे पहले ही यह खबर दी थी। TV9 ने बता दिया था मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन रविवार तक उम्मीदवारी इस बार छोड़ देंगे, और आखिरकार वही हुआ। ये देखिए, यह ऐलान किया है, यह लेटर लिखा है पत्र के जरिए कि इस बार जो बाइडेन अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाइडेन कभी भी चुनाव लड़ने से हटने का फैसला ले सकते हैं, और ये कभी भी हो सकता है। मैक्सिमम वीकेंड तक ये फैसला हो जाएगा कि बाइडेन चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा फैसला हो सकता है। इसको लेकर व्हाइट हाउस में काफी हलचल तेज हो गई है। तो TV9 की स्टूडियो में जब मैं बैठा था उस वक्त व्हाइट हाउस से मेरे पास ये खबर आई, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बाइडेन चुनाव लड़ने को लेकर कभी भी एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। मेरे सोर्सेज का कहना यह था कि ये आजकल चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम वीकेंड तक इसके बारे में एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। और हम अपने TV9 के करोड़ों दर्शकों को ये अपडेट दे रहे हैं कि जब हम सब जान रहे हैं कि बाइडेन पर चुनाव नहीं लड़ने को लेकर कितना दबाव है, ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ रही है, बाइडेन के हेल्थ को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन बाइडेन अपने जिद पर अड़े हैं और लगातार बाइडेन के करीबी उन्हें समझाने बुझाने में लगे हुए हैं। और ऐसे में व्हाइट हाउस से सीधे TV9 को जो खबर मिली है उसके मुताबिक बाइडेन किसी भी वक्त इसके बारे में फैसला लेंगे, और अगले 1-2 दिन में वो फैसला हो सकता है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। मनीष, जैसा कि हम दिखा भी रहे थे, आपने पहले ही बताया था सोर्सेज के हवाले से कि ऐसा बड़ा फैसला होगा, वो फैसला हो गया, लेकिन अब क्या बदल जाएगा अमेरिका के चुनाव में बाइडेन के हटने के बाद से? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ा सा पॉलिटिकल केओस अब अमेरिका में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इस वक्त जबकि बाइडेन ने कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद के लिए एक तरह से नॉमिनेट करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी बराक ओबामा इसके पक्ष में नहीं है। तो डेमोक्रेट पार्टी अगस्त में इस बात को डिसाइड करेगी कि कौन बाइडेन की जगह लेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ट्रंप का मुकाबला अब जिस भी कैंडिडेट से होगा, लेकिन चाहे वो कमला हैरिस हो या फिर मिशेल ओबामा का नाम लाया जाए या कोई और कैंडिडेट हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस अफरा तफरी के माहौल से पूरी दुनिया में काफी चिंता है, खास करके उन देशों में जहां पर युद्ध चल रहा है, खास करके उन तमाम सहयोगियों में जो अमेरिका के भरोसे इस युद्ध को लड़ रहे थे। और ऐसी स्थिति में जब TV9 ने दुनिया भर के दर्शकों को 2 दिन पहले ही बताया था कि रविवार को यह फैसला होगा, और मैं आपको बताऊं जब ये फैसला लिया गया तो व्हाइट हाउस में उनके सीनियर ऑफिसर्स को भी पता नहीं था कि अब ऐलान हो रहा है। बिल्कुल मनीष, तो ये जो खियास है ना सिर्फ अमेरिका के पॉलिटिकल सिनारियो में बल्कि वर्ल्ड वाइड भी नजर आ रहा है, खास तौर पर जहां पर इस वक्त युद्ध चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ उम्र की वजह से, क्योंकि जो बाइडेन 81 साल के हैं, जो बाइडेन को चुनाव की रेस से हटना पड़ा, या फिर कोई और वजह है? क्या वजह निकलकर सामने आ रही है, इस पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। तो जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की रेस से क्यों बाहर हुए, 5 वजह। आप देखिए, पार्टी के अंदर विरोध की आवाज लगातार जो बाइडेन के खिलाफ थी, गोली कांड के बाद लोकप्रियता घटी थी ट्रंप पर, जो गोली चलाई गई थी। तीसरी वजह क्या हो सकती है? ट्रंप के खिलाफ बहस में जो बाइडेन कमजोर साबित हो रहे थे। चौथी वजह, कोविड पॉजिटिव आए थे, कोरोना की वजह से कैंपेन से बाहर होना पड़ा था, आइसोलेशन में जाना पड़ा है। और 5वीं बड़ी वजह, बढ़ती उम्र को लेकर भी लगातार जो बाइडेन पर सवाल उठ रहे हैं। और बाइडेन के चुनाव से हटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बढ़ती उम्र का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। जी हां, बढ़ती उम्र और बीमारी को लेकर बाइडेन चुनाव से पीछे हटे, ये सवाल भी है और ये अपने आप में एक तथ्य भी बताया जा रहा है। ट्रंप की उम्र 78 साल, बाइडेन से करीब 3 साल छोटे हैं, और चुनाव में ट्रंप की बढ़ती उम्र पर भी होगा हमला, क्योंकि इसको भी निशाना बनाया जाएगा। डेमोक्रेटिक का सवाल क्या है, 4 साल तक फिर ट्रंप रहेंगे, और सबसे अहम बात यही है कि इसको भी शायद एक काउंटर की तरह डेमोक्रेट्स की तरफ से इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ
युवा उम्मीदवार से साधने की तैयारी होगी, क्योंकि अगर कमला हैरिस की बात की जाए जो वाइस प्रेसिडेंट है, 59 साल की उम्र है कमला हैरिस और संभावित तौर पर वो डेमोक्रेट्स की तरफ से उम्मीदवार घोषित अब की जा सकती है। जो बाइडेन ने भी समर्थन किया बकायदा। 60 साल की मिशेल ओबामा भी संभावित डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हो सकती है। और वहीं बाइडेन ने कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाने की सिफारिश की है। जी हां, जो बाइडेन ने कमला हैरिस का समर्थन किया है। एक्स पर पोस्ट कर कमला हैरिस ने समर्थन जताया है। कमला हैरिस ने कहा, राष्ट्रपति का समर्थन मिलना मेरे लिए सम्मान की बात। ओबामा ने कमला के नाम का नहीं किया समर्थन। तो जो बाइडेन के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के बाद अब सवाल ये उठता है कि डेमोक्रेटिक का अगला उम्मीदवार कौन होगा। कमला हैरिस होंगी क्या? क्योंकि देखिए, सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर उनको देखा जा रहा है। पार्टी में भी प्रत्याशी बनाने की मांग लगातार हो रही है। सर्वे में 10 डेमोक्रेट्स में से 6 ने कमला हैरिस के नाम पर भरोसा जताया। सर्वे में ट्रंप से मुकाबले के लिए एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अगला नाम मिशेल ओबामा का भी आ रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रमुख तौर पर इन्हें भी दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। सर्वे में 50% लोगों ने मिशेल ओबामा के समर्थन की बात कही है। पार्टी के अंदर कई नेता मिशेल के समर्थन में भी नजर आ रहे हैं। और बाइडेन के कमला हैरिस के समर्थन पर ट्रंप का तंज। चुनाव में कमला हैरिस को हराना आसान होगा, ये ट्रंप ने कहा है। और देखिए, मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, अब सवाल ये उठता है, जो बाइडेन की बात कौन, कमला हैरिस या फिर मिशेल ओबामा, कौन ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि डेमोक्रेट पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है, और जब हम टॉप लीडरशिप की बात कहते हैं तो उसमें बराक ओबामा एक बड़ा नाम है। और फिर जो उनके पॉलिटिकल एलीट हैं वो अपने हिसाब की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अभी इस तरह से शो किया जा रहा है जैसे मानो अचानक एक दिन इतने बुजुर्ग हो गए जो बाइडेन, जो कि है नहीं। तो बहुत हद तक अगर माना जाए तो जो रिपब्लिकन पार्टी के नेता विवेक रामास्वामी पिछले 1 साल से कहते आ रहे थे कि सब कुछ सोच समझ कर किया जा रहा है। अचानक बाइडेन के हेल्थ का मुद्दा उठेगा, फिर बाइडेन को ड्रॉप किया जाएगा, फिर कमला हैरिस का नाम आगे रखा जाएगा, फिर बाद में कमला हैरिस को भी हटाया जाएगा और किसी सरप्राइज एंट्री के तौर पर एक ऐसे कैंडिडेट का नाम आएगा जिसके बारे में कम से कम आप नहीं कह सकते कि हाँ इनके ये फैसले अच्छे नहीं थे। कमला हैरिस के साथ दिक्कत यह है कि बाइडेन की लेगेसी उनके साथ चल रही है, तो उनको उन कामों का जवाब देना पड़ेगा, यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके साथ है। तो इसीलिए बड़ा दिलचस्प होगा अगस्त में जब एक नए कैंडिडेट का नाम अनाउंस होगा, जैसा पार्टी का है। ठीक है, अब देखना होगा मिशेल ओबामा, कमला हैरिस या फिर कोई और, कोई सरप्राइज नाम भी निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच देखिए, एक और बड़ी खबर अमेरिका में सियासी खबरों के बाद अब चलते हैं मिडिल ईस्ट के वॉर जोन का हम रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर क्या है? हिजबुल्लाह ने ड्रोन से इजराइल पर हमला किया। आत्मघाती ड्रोन से इजराइल में अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली डिफेंस फोर्स को भारी नुकसान की खबर, कई इजरायली सैनिकों के घायल होने की खबर है। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी किया है। और वहीं इजराइल पर हिजबुल्लाह का पलटवार। जियां उत्तरी इजराइल में कई शहरों पर हमले हुए। हिजबुल्लाह के हमलों में मेरॉन में आग लग गई और इजराइल से हूती पर हमलों का बदला। तो हमलों में मेरॉन में आग लगी है। तस्वीर आप देखिए, जब ये हमले हुए थे तो किस तरह से आग की लपटें उठती नजर आई थी वहां पर। और वहीं यमन में इजराइल के हमले की बात करें तो यमन में अल होदेदा में पोर्ट पर लगी आग अभी तक बुझी नहीं है। पोर्ट पर अभी भी लगातार आग की लपटें उठ रही है। तस्वीरें आप देखिए, आसमान में धुआं फैला हुआ है, लोगों को सांस की तकलीफ हो रही है। तो इजराइल ने हूती विद्रोहियों के हमले के बाद यह बदला लिया और कल यमन के होदेदा पोर्ट पर हमला किया था, लेकिन अभी तक यह आग बुझ नहीं पाई है।
और यमन में इजरायल के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर विध्वंसक हमला शुरू कर दिया। एक तरफ आईडीएफ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन से हमले कर रहा है। जी हां, मैदान जंग बना लेबनान बॉर्डर। इजरायल हिजबुल्लाह में भीषण जंग जारी है और लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई। आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने की है बारूदी बारिश। हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। जवाब में हिजबुल्लाह ने किब्बुत्ज़ हनीता में कई रॉकेट दागे और आत्मघाती ड्रोन से इजरायल के कई इलाकों पर हमला किया है। और देखिए अब रुख करते बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश में हालात लगातार खराब है। आरक्षण को लेकर संग्राम छिड़ा है। बड़ी खबर क्या है, हिंसा के बीच बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादातर आरक्षण को खत्म किया है। कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को घटा दिया है। रिजर्वेशन की सीमा 56% से घटाकर 7% कर दी गई है। योग्यता के आधार पर ही नौकरी मिलेगी, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले में कहा गया है। तो बीते कई दिनों से बांग्लादेश सुलग रहा था, कई छात्रों की मौत हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला। तो बांग्लादेश में आरक्षण पर सुप्रीम फैसला क्या आया है आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसी आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में गृहयुद्ध छिड़ा हुआ था। ढाका हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बदला गया है। कोर्ट ने आरक्षण को 56% से घटाकर 7% किया। इसी 56% का विरोध लगातार किया जा रहा था। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% अब आरक्षण की बात फैसले में की गई। पहले जो मुक्ति संग्राम के वंशज हैं उनको 30% आरक्षण की बात थी। अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग को 2% आरक्षण दिया गया है इस फैसले में। 93% नौकरियां, यह बहुत गौर करने वाली, मेरिट के आधार पर तय होंगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला। और बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन में अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है। 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं। ढाका सहित कई शहरों में सेना लगातार गश्त कर रही है। हालात बिगड़ने के बाद सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाते हुए प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। हालात संभालने के लिए पुलिस की जगह सेना की तैनाती की गई और स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्पेन और ब्राजील का अपना दौरा रद्द कर दिया है। और आगे बढ़ते हैं खबर हरियाणा से। हरियाणा के नूह में आज निकलेगी ब्रज मंडल यात्रा। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। ड्रोन के जरिए लगातार नजर रखी जा रही। पिछले साल पथराव के बाद हिंसा भड़क गई थी इस यात्रा के दौरान और एहतियातन इस बार तमाम जो कदम है वो नूह में उठाए जा रहे हैं। बीते साल जो कुछ हुआ था, पथराव और हिंसा, और ब्रजमंडल यात्रा को कड़ी सुरक्षा के साथ सशर्त मंजूरी मिली है। यात्रा रूट पर चौप्पे चौप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहां ऑल इंडिया इमाम संगठन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी ने लोगों से ब्रजमंडल शोभा यात्रा का स्वागत करने की बात कही है। करीब 2000 लोगों को इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हमने डिप्लॉय किया है, जिसमें CAPF के जो RAF कंपोनेंट है, उसके अलावा IRB की 3 कंपनियां, 3 जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर कंपनियां जो हमें रेंज से मिली है वो, और सारे जिला पुलिस। तो इसमें हर प्रकार से जो नई टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करेंगे। हमारी एक पहचान होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं। जिस वक्त हम भारतीय बन जाएंगे, ये हमारा आपस का झगड़ा, आपसी विवाद सारा खत्म होगा। हमें एक बन के रहना है, भारतीय बन के रहना है, और हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि सब देश के अंदर अमन हो, क्योंकि भारत की विशेषता अनेकता में एकता है। तो बीते साल हुई हिंसा के मद्देनजर नूह में ब्रजमंडल यात्रा और अब चप्पे चप्पे पर सुरक्षा काफी कड़ी की गई। इस बार क्या इंतजाम है आप देखिए। लेकिन इस बीच यात्रा कहां से कहां तक होती, पहले जानिए। प्राचीन नलेश्वर शिव मंदिर से ब्रजमंडल यात्रा की शुरुआत होती है। श्रद्धालु गंगा जल से भगवान नलेश्वर का जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक के बाद ब्रजमंडल यात्रा की शुरुआत होती है। यात्रा नलेश्वर शिव मंदिर से पुन्हाना में राधा कृष्ण मंदिर पहुंचती है। प्रशासन ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है और साथ ही एहतियातन बल्क SMS भेजने पर भी रोक लगा दी गई है। पूरे इलाके की बात की जाए तो यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। ड्रोन से पूरे नूह और अरावली की पहाड़ियों की निगरानी भी की जा रही है। बाहरी गाड़ियों की वीडियोग्राफी बाकायदा की जा रही है, चेकिंग हो रही है और ये
तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नूह की आप तस्वीरें देखिए, ब्रज मंडल शोभा यात्रा को लेकर किस तरह से तैयारियां हैं। अरावली की पहाड़ियों की निगरानी की जा रही है, पूरे नूह के इलाके की निगरानी की जा रही है, चप्पे चप्पे की। और देखिए, आसमान हो या फिर जमीन, दूसरी तस्वीर में किस तरह से पुलिस बल और इसके अलावा सशस्त्र बलों को तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है चप्पे चप्पे पर। बात करते हैं बाढ़ और बारिश की, तो आधे हिंदुस्तान में बारिश का कहर जारी है। मुंबई में भी भारी बारिश से तबाही मची है। आईएमडी ने आज भी मुंबई में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में जलभराव की समस्या बनी हुई है। मुंबई के साथ गुजरात, कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों में भी भारी बारिश का दौर जारी है। सूरत में लगातार हुई बारिश से हाल बेहाल हो गया है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी भारी बारिश के बाद घरों में पानी घुस गया। सड़कों पर घुटने भर पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी भारी बारिश से तबाही हुई। तो आप देखिए, देश में मानसून की बात जो विनाशलीला है, उसके बाद क्या हाल है, ये हमने आपको दिखाया। इस बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। यहां पर गांदरबल जिले में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। झरने में 2 युवक जो नहा रहे थे, पानी का बहाव अचानक से तेज हुआ और इसके कारण वो फंस गए। ये देखिए आप तस्वीरें बरवाना कंगन इलाके के वाटरफॉल की है। यहां पर नहाने के दौरान अचानक से वाटरफॉल में पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो गया और 2 युवक इस वाटरफॉल के बीच में फंस गए। वाटरफॉल के पास सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े हुए थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाद में लोगों की मदद से दोनों युवकों को बीच झरने से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। लगातार 3 दिनों तक 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने के बाद मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। वाटर लॉगिंग से लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। लोग जान जोखिम में डालकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जल भराव से सड़कों पर वाहन की रफ्तार किस कदर धीमी हो गई है। सैलाब के आगे बीएमसी के सभी दावे धरे के धरे रह गए।